मेरा तारुफ़ मेरा ख़्याल यही है कि मोहम्मद सिद्दीक़ जान मेरा नाम है और मैं एज़ ए कोर्ट रिपोर्टर जो है वो काम कर रहा हूँ और साथ ही पब्लिक टीवी पर एक प्रोग्राम भी कर रहा हूँ रियासत और अवाम, जिसमें मारिया जदून साहिबा और अदील वड़ाई साहब मेरे साथ होते हैं। और मैं अपने आप को एक रिपोर्टर ही समझता हूँ, एक अदना सा रिपोर्टर, और एक रिपोर्टर के तौर पर ही काम करने को मैं प्रेफर भी करता हूँ और कर भी रहा हूँ। निकनेम अभी तो कोई नहीं है उस तरह से, अलबत्ता जब स्टूडेंट लाइफ में, हाँ वैसे तो लोग ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ नामों से पुकार रहे होते हैं, कोई मोहब्बत में कोई गुस्से में, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं नाम। ख़ास तौर पे जब मैं मिसाली ज़करिया में FSC कर रहा था तो दो नाम मुझे याद हैं। एक ये है कि क्योंकि वहाँ पर मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं थी और मोबाइल जब किसी के पास होता था तो उससे मोबाइल ले लिया जाता था और तोड़ दिया जाता था, इतनी सख्ती थी। उस वक्त भी मेरे पास दो मोबाइल होते थे, यानी एक मैंने अपने रखा हुआ था, एक और दोस्त था उसका मोबाइल भी मेरे पास होता था कि पकड़ा ना जाए। तो हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर मती रहमान, अब वो हैदराबाद होते हैं, तो उन्होंने मेरा नाम रखा हुआ था सदीक जान PCO वाला। तो जिस तरह PCO पे जाके कोई कॉल करता है तो अक्सर स्टूडेंट मेरे पास आते थे, उनके पास सिम होती थी, वो मुझे कहते थे कि यार वो मोबाइल दें, सिम आपके मोबाइल में डालकर घर कॉल करनी है। और एक और नाम था, वो हमारे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, खालिद अब्बास खान साहब। तो खालिद भाई जो है वो, क्योंकि मैं उस वक्त भी मेरी थी, मैं तेज़ी से कभी इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, तो वो खालिद भाई और तैमूर न्याजी साहब, मंसूर न्याजी साहब होते थे, तो वो मुझे कहा करते थे कि ये शुरली की तरह फिर रहा होता है, तो वो शुरली कहा करते थे। तो इस तरह के मतलब रहे हैं। कहूँगा कि कोई और ही मेरे बारे में बेहतर बता सकता है, ज़ाहिर है मैं अपने बारे में क्या कह सकता हूँ। मेरे दिन का आगाज़ में, अब तो मैंने रूटीन काफ़ी चेंज किया है। मैं रात को पूरी कोशिश करता हूँ कि 11 साढ़े 11 बजे सो जाता हूँ और सुबह नमाज़ के टाइम उठ जाता हूँ। और उसके बाद सुबह नमाज़ के बाद फ़ौरन मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले जो है वो अखबार पढ़ लूँ, देख लूँ। अखबार मैं पढ़ता हूँ, बहुत तफसील से नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं बस देखता हूँ जो इंपॉर्टेंट ख़बरें होती हैं उनको मार्क कर लेता हूँ। फिर हमारे एक टीम मेंबर हैं, वो मुझे वो तमाम ख़बरें एक जगह टेक्स्ट फॉर्म में ईमेल कर देते हैं और व्हाट्सएप कर देते हैं। और इसी तरह से एक हमारे टीम मेंबर हैं जो कि जो कॉलम्स और एडिटोरियल्स हैं, वो एक हमारा ग्रुप है, उसमें वो टेक्स्ट फॉर्म में भेज रहे होते हैं। तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी अखबारात जो है वो देखता हूँ, और रात के अगर कोई प्रोग्राम जो इंपॉर्टेंट हो वो सुबह कुछ सुन लेता हूँ। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है डिसाइड करता हूँ कि मुझे हाई कोर्ट जाना है या सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ। पिछले 2 हफ्तों से तो रूटीन इस तरह की रही है कि पहले हाई कोर्ट जाना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो इस तरह से दिन का जो है वो आगाज़ होता है। देखें, इंस्पायरेशन मुख्तलिफ़ फील्ड में मुख्तलिफ हैं। ज़ाहिर है मैं वाज़ेह तौर पे तो ये जवाब नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मुख्तलिफ लोग हैं और अब ज़ाहिर है उन तमाम को इतने मुख्तसर वक्त में उनको बयान नहीं किया जा सकता। हर शोबे में, रिपोर्टिंग में मुख्तलिफ हैं, एंकरिंग में मुख्तलिफ हैं, एनालिस्ट मुख्तलिफ हैं। देखें, मीडिया में हर एक मुख्तलिफ समझता है। कोई हमारे यहाँ एक ये समझा जाता है, मैं बिल्कुल एक आम फहम बात करूँ, हमारे यहाँ समझा जाता है कि आपके पास मीडिया का कार्ड होगा। बहुत से लोग हमारे इलाकों में, मैं बात कर रहा हूँ ये बड़े शहरों से छोड़ के, वो कहते हैं कि आपको पुलिस नहीं रोकेगी। मतलब उनके लिए सबसे बड़ी जो है वो प्रिविलेज ये होती है कि आपके पास मीडिया का कार्ड होगा तो आपको कोई रोकेगा नहीं। बल्कि हमारी एक दोस्त है, एंकर हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल की और मुझे कहा कि उनका जो टेलर है उसका कार्ड बनवाना है मीडिया का। वो कहता है कि लाहौर से बाहर जब वो अपने गाँव में जाता है तो उसको पुलिस बहुत तंग करती है, तो उसका कार्ड बनवा दें। यानी एक बहुत बड़ी ये प्रिविलेज समझा जाता है, अयाशी समझी जाती है, बहुत बड़ा एक आप ऐसे तहफ़्फ़ुज़ समझा जाता है कि आपके पास मीडिया का कार्ड होगा तो आपको पुलिस नहीं रोकेगी, पुलिस नहीं पूछेगी। लेकिन अगर आप बात करें, मैं जो समझता हूँ वो ये है कि एक तो ये है कि आपके पास एक ऐसा इख्तियार आ जाता है, ये आप पे फिर डिपेंड करता है कि आप उस इख्तियार को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी गरीब की और मज़लूम की मदद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से ज़ाहिर है फेम भी है मीडिया में, जब आप आते हैं, आप आगे जाते हैं, इस फेम को भी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं। कुछ हैं जो इस सोसाइटी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ है वो इस फेम को अपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट करते हैं, वो साथ कोई ना कोई बिज़नेस शुरू करते हैं और इस तरह से उसको कैश करते हैं। तो मुख्तलिफ हैं। देखिए, खलाई मखलूक हम सबको पता है कि फ़ौज को ही यानी कहा जाता है खलाई मखलूक, और फ़ौज एक रियलिटी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये एक अलग बात है कि हमारी सियासी जमातें जो हैं वो सिर्फ उनको फ़ौज का किरदार उस वक्त बुरा लगता है जब उनको ये लगता है कि फ़ौज का किरदार उनके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी और के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये एक है खलाई मखलूक, ज़ाहिर है फ़ौज को ही कहा जाता है। मुशर्रफ साहब को मैं यही कहूँगा कि आपने मार्शल लॉ लगाया और काश कि आपने वो एक गलत इक़दाम था, लेकिन
आप उसको जस्टिफाई करते हैं कि वो उस वक्त के हालात के मुताबिक ज़रूरी था, लेकिन उसके बाद आप सियासी कंप्रोमाइज़ ना करते और आपने जिस मकसद के लिए मार्शल लॉ लगाया था आप उसको आगे पहुँचाते, बेरहम एहतसाब करते, आप नवाज़ को डील देकर बाहर ना भेजते और ये काश कि आप ना करते। शेख रशीद साहब के बारे में आपने बात की। शेख रशीद साहब जो है वो मैं कोई अभी मेरे जहन में ऐसा नहीं आ रहा कि उनको क्या कहा जाए। पिछले दिनों में उन्होंने बहुत सख्त जो है वो मौक़िफ़ अपनाया, पहले TLP के बारे में, फिर एकदम उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि शेख रशीद साहब ने अपने मिजाज के बरक्स कुछ सख्त बातें की थी जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। बिलावल साहब को ये कहूँगा कि आपके पास सिंध है, सिंध में आप ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, लेकिन अंदरूनी सिंध में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी आप तवज्जो दीजिए। नाजिम जोकी का कत्ल हो, अजीज़ मेमन का कत्ल हो और साफ़ियों के साथ जुल्म और तशद्दुद ज़्यादती हो, आपके MNAs MPs जो जुल्म कर रहे हैं अंदरूनी सिंध में, उन पर भी तवज्जो दीजिए। बाद में बाकी मुल्क का सोचिएगा और आपके पास एक सूबा है, पहले वहाँ डिलीवर कीजिए, उसके बाद फिर पंजाब में आने का सोचिएगा। और मौलाना फजल रहमान साहब की जहाँ तक बात है, उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आप अपनी सियासत में मज़हब का इस्तेमाल ना किया करें। और आप के बारे में सबको पता है कि आप ज़ाती मफाद के लिए मैं माली मफाद नहीं कह रहा, चलें ज़ाती मफाद कह रहा हूँ, आपको ये सरकारी बंगला नहीं भूलता, मीठी लस्सियाँ नहीं भूलती, असराने ज़ोराने ये नहीं भूलते, आपको मुफ्त का डीजल और पेट्रोल नहीं भूलता, आपको ये जो सारे % प्रिविलेजेस थे वो नहीं भूलते। उसके लिए आप तो गोदो कर रहे हैं, तो उसी तक महदूद रहिए, इसको इस्लाम और जिहाद का नाम मत दीजिए। दोनों जिम्मेदार हैं, हम पूरा माशरा जिम्मेदार है और इसके ज़िम्मेदार कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या एक मजहबी जमात नहीं है। इसकी वजह एक सोच है। पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं अदम बर्दाश्त बढ़ता चला जा रहा है, तशद्दुद बढ़ता चला जा रहा है, तहम्मुल बर्दाश्त ख़त्म होता चला जा रहा है। मजहबी तौर पे जो हमारे यहाँ जो एक बयानिया समझ लें या एक चले मैं इसको आसान कर देता हूँ, जो मस्जिद के मेंबर से जो तकारीर हो रही हैं उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। और ये सिर्फ ये नहीं कि ये मस्जिदों और मदारिस तक महदूद है, बल्कि तालीमी इदारों में आप देख लें, मिशाल खान मस्जिद में तो नहीं मारा गया था, उसको मदरसे में नहीं मारा गया था। ओवरऑल हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त तशद्दुद ये बढ़ता चला जा रहा है और मजहबी इंतहापसंदी बढ़ती चली जा रही है। तो इसके ऊपर पूरी रियासत को काम करना होगा, पूरे मुआशरे को काम करना होगा, तमाम मजहबी सियासी जमातों को, सिविल सोसाइटी को मिलकर काम करना होगा और अदालतों को इस तरह के वाक़यात पर जल्द अज जल्द सजाएं देनी होंगी, वरना ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। इसका कोई एक चीज़ जिम्मेदार नहीं है, पूरा मुआशरा, और इसकी बड़ी लंबी तफसील है। जिन लोगों ने इस पे काम करना है उनको पता है कि क्या मसला है, बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि फौरी तौर पे काम किया जाए इसको रोकने के लिए। देखें, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के निज़ाम में कैपेसिटी नहीं है एहतसाब की। हमारे यहाँ वाइट कॉलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लोग नहीं हैं, हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन करने वाले नहीं हैं, हमारे यहाँ तेज़ी से केसेस को अंजाम तक पहुँचाने वाले नहीं हैं, हमारे यहाँ विल नहीं है। हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, इस जमात के साथ डील कर लो, इसके साथ डील कर लो, इसको ढील दे दो, इसको ढील दे दो, इससे ये बात मनमानी है तो इसको थोड़ी सी रियायत दे दो। तो ये मसाइल हैं हमारे यहाँ। मैं समझता हूँ मौजूदा जो सिस्टम है इसमें कैपेसिटी नहीं है एहतसाब की। देखें, JIT दो बड़ी JITs बनी हैं जो पॉलिटिकल, उसमें तो एक पनामा में बनी और एक आसिफ अली जरदारी साहब के केस में बनी। तो वो भी इसलिए बनी कि वहाँ पे ये कहा गया कि बाकी जो इदारे जिनको रूटीन में काम करना चाहिए वो ताकतवर लोगों के जो है वो उनके हवारी बने हुए हैं, उनके साथी बने हुए हैं, उनके खिलाफ वो काम नहीं करेंगे, इसलिए JITs बनी है। JITs बनना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन JITs ने जो रिपोर्ट्स दी पनामा में तो चले उस पर काम हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसका चेक रखा पूरा, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस में उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, यानी रेफरेंसेस दायर हो गए, वो मंतकी इंजाम तक नहीं पहुँचे। देखें, अगर कोई जर्नलिस्ट है और वाकई वो ग्राउंड पे जा रहा है, वो फील्ड में जा रहा है, वो जाके ग्राउंड पे जाके कवरेज कर रहा है, तो बहुत मुश्किल ज़िंदगी होती है, आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रहती, आप दोस्तों को उस तरह से नहीं मिल सकते, और ये सबसे बड़ा मसला होता है। सोशल लाइफ आपकी नहीं रहती। आप पहले जितने भी सोशल हो, मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं बहुत सोशल था। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं आप उनसे नहीं मिल पाता, दोस्तों से नहीं मिल पाता, रिश्तेदारों की शादी में नहीं जा पाता, बहुत सारे गमी के मौके होते हैं वहाँ नहीं जा पाता। तो लोग ये समझते हैं आपके बारे में कि शायद आप अब थोड़े से TV पे आने लगे हैं तो आप औकात से बाहर हो गए हैं, या आप अब बाकी लोगों से मिलना नहीं चाहते। ऐसा नहीं होता। मसला ये कि जो मैंने आपको रूटीन बनाई कि रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट जाना, हाई कोर्ट जाना, फिर प्रोग्राम करना, वीडियो करना, तो आपके पास टाइम ही नहीं बचता। और अगर आप किसी और एक्टिविटी में जाते हैं तो आपका कोई ना कोई इवेंट जो है वो इंपॉर्टेंट मिस हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है एक जर्नलिस्ट की, उस जर्नलिस्ट की जो वाकई फील्ड में जाता है और काम करता है। मैं कभी किसी से नफरत नहीं करता, इसलिए मैं दोनों को नहीं कहूँगा। आमिर लियाकत साहब के साथ तो जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते थे तो बड़ा उनके साथ एक अच्छा इंटरेक्शन रहा, और वकार ज़का साहब से मेरी मुलाकात तो नहीं है, अलबत्ता हमारे एक टीम मेंबर हैं और दोस्त हैं उस्मान चौधरी साहब, उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो मैं वैसे किसी को भी नहीं कहता कभी नफ़रत की बात, तो मैं इसलिए नहीं कह सकता।
मेरा ख्याल है कि नैब के बारे में जो खदशात और इल्ज़ामात हैं वो गलत नहीं हैं, कुछ हद तक वो दुरुस्त भी हैं। हमने देखा है कि हुकूमत में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, खुसरो बख्तियार हैं और लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, अपोजिशन के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। क्योंकि जिस तरह से अपोजिशन के खिलाफ भी हुई है, उनको हीरो ही बनाया गया, उनको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नैब के ऊपर कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो दुरुस्त हैं। नैब को गैर जानिबदाराना एहतसाब करना चाहिए, और नैब अब जितना कंट्रोवर्शियल हो गया, मैं तो अब इस इदारे के खिलाफ हूँ। मैं तो समझता हूँ कि नैब के इदारे को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन ये तीनों में से सिर्फ मुराद सईद हैं कि उनको ज़ाहिर है उनको किसी भी इनमें से तीन में से एक किसी मिनिस्ट्री में एडजस्ट हो सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहता किस में हो सकते हैं, बाकी दो मैं नहीं समझता कि वो कहीं पर एडजस्ट हो सकते हैं। फैसल वाडा तो मैं समझता हूँ कि उनकी वजह से इदारे बदनाम हो रहे हैं। फैसल वाडा की नाअहली बनती है और उनको नाअहल ना करके इदारे अपने ऊपर इल्ज़ाम ले रहे हैं। उनको नाअहल करें और अपनी जान छुड़वाएं, क्योंकि उनका बचना मुश्किल है। जिस बुनियाद पर उनके खिलाफ केस चल रहा है उसी बुनियाद पे शाहिद काका नबासी साहब की बहन और कुछ और नून लीग के लोग नाअहल हो चुके हैं। तो अगर वो नाअहल हो सकते हैं तो फैसल वाडा क्यों नहीं नाअहल हो सकते। अच्छा, मैं मॉर्निंग शो तो वैसे मैं बिल्कुल नहीं देख पाता। हाँ, अगर कोई क्लिप सामने आ जाए वो देखता हूँ, लेकिन मैंने अगर कुछ अर्सा कोई मॉर्निंग शो देखा है तो वो मैंने अवैस मंगल वाला और शिफा यूसुफ़ज़ई का हम टीवी पे देखा है। बिल्कुल, ये तो अब साबित हो गया है। पहले सोहेल रशीद साहब ने इसके ऊपर बात की और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, और उसके बाद फिर रईस एक असर जियो में शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि 95 तकारीर सुन के साकिर निसार साहब की उन्होंने ये बाकी अल्फाज ढूंढ निकाले। तो वो तो अब साबित हो गया है कि टोटे टोटे उठा के और ये किया गया है। तो इस पे अब क्या मज़ीद बात की जा सकती है। मैं दोनों खा लेता हूँ, लेकिन मुझे भिंडी ज़्यादा पसंद है। कोई ख़ास नहीं है, बस रूटीन। मेल में मेरे फेवरेट जो हैं वो नदीम अफजल चंद साहब हैं, और फीमेल में मेरा ख्याल है जिनको मैं देखता हूँ कि वो बहुत अच्छा अपने इलाके में काम कर रही हैं, वो ज़रताज गुल हैं। इमरान खान में मुनाफकत नहीं है, जुर्रतमंद हैं, दलेर हैं, और तीसरी उनकी जो अच्छी बात है वो बिल्कुल यही है, मैं ये समझता हूँ कि वो इलेक्शन अगले को देख के नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की बेहतरी को देखकर और कुछ इकदाम कर रहे हैं। अलबत्ता खामियाँ पूछेंगी तो वो भी हैं, वो भी मैं समझता हूँ कुछ खामियाँ भी हैं। खामियों में मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें उनको पहले नहीं पता थी। इक़्तिदार में आने से पहले उन्होंने दावे बड़े बड़े किए, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता था कि वो कितनी मुश्किल हैं। और फिर यह है कि लोगों को लगा देते हैं और बाद में लगाने के बाद पता चलता है कि सिलेक्शन अच्छी नहीं थी। और तीसरा मैं समझता हूँ कि कुछ लोग जो उनके बहुत करीब हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी सिलेक्शन कोई उन्होंने अच्छी नहीं की, ख़ास तौर पे जो गैर मुंतखब लोग हैं। देखें, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ना तजर्बाकारी भी शामिल है, नाअहली भी शामिल है, और सियासी कंप्रोमाइज़ भी शामिल हैं। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के अगर ज़ात की बात करें तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी वो बेहतरी ला सकते हैं लाएँ। और मैं जो देख रहा हूँ वो यही देख रहा हूँ कि 2023 के इलेक्शन से करीब जाके आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो इमरान खान ने की हैं उनके रिज़ल्ट आपके सामने होंगे, और मुश्किल होगा 2023 के इलेक्शन के करीब जाके कहना कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। होनी तो बुक चाहिए, लेकिन अब ज़ाहिर है हम सब लोग टीवी के वो हो गए हैं, असीर हो गए हैं, टीवी देखते हैं। ट्विटर ये है कि इंटेलेक्चुअल्स ज़्यादा हैं, गो के वहाँ पे भी अब गंद बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन ज़ाहिर है मैं तो ट्विटर बहुत ज़्यादा देखता हूँ, फेसबुक कम ही देखता हूँ। फेसबुक का ये फ़ायदा ज़रूर है कि आपके जो अपने दोस्त हैं कुछ जिनसे आप नहीं मिल पाते या जिनसे आप रब्ता रखना चाहते हैं, उनकी गमी खुशी का एक्टिविटीज़ का आपको फेसबुक पे पता चल जाता है। लेकिन ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ट्विटर में मिल रही होती है, और मैं ज़्यादातर टाइम जो है वो ट्विटर पर रहता हूँ। ये मैं ज़ाहिर दोबारा यही कहूँगा, मैं अपनी ज़ात के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, कोई और ही मेरे बारे में बता सकता है। देखें, मेरा ख्याल है कि क्योंकि अब शायद कोई इतनी बड़ी ख़बर तो नहीं है मेरे पास जो मैं कहूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन ये ज़रूर है कि एक ख़बर मैं ये दे सकता हूँ कि मुझे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लग रहा है जो चालान उनके ख़िलाफ़ जमा हो रहा है कि वो दिसंबर या जनवरी में गिरफ़्तार हो सकते हैं।